गुड इवनिंग एवरीवन। नायशा, अनवी, चेतना, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों गुड। को? यस। हाँ जी, ओके, ठीक है। तो एक सेकेंड। ओके, हाँ जी। तो लास्ट क्लास में हम थियरी ऑफ सप्लाई में चेंजेस, पॉसिबिलिटीज ऑफ चेंजेस इन सप्लाई पे बात कर रहे थे। और उसमें हमने एक्सपेंशन इन सप्लाई, कंट्रैक्शन इन सप्लाई, इन सब पॉइंट्स पर डिस्कशन किया। आज की क्लास में इस चैप्टर को हम खत्म कर लेंगे। आज हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। यहाँ से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, तो हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा डिस्कशन करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अगर आपको इससे पहले किसी टॉपिक में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, उसके बाद ही हम आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो अनवी, नायशा, चेतना, आप में से किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। सर डाउट नहीं है, लेकिन मैंने ना अपना सिलेबस सेंड कर दिया था, तो उसमें स्टार्ट्स का सिलेबस एक बार ही करवा देना। मेरा एग्जाम तो भी नायशा, मुझे मिला नहीं है। आप एक बार ही निष्कर्ष से बोल के वापस से सिलेबस सेंड करने के लिए बोल दीजिए। ओके सर। वैसे मुझे बता दो क्या क्या आ रहा है उसमें। हमने डिस्पर्शन तो कर ही लिया है, मेरा ख्याल है इसमें फिर कोरिलेशन भी आ रहा होगा। आपका आपका एग्जाम कब है? सर एग्जाम तो अभी दूर है, पर मैं वैसे ही बोल रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हो जाएगा, टेंशन मत लो। अभी हम सही चल रहे हैं, हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है। ठीक है, हम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो मैं चाहता हूँ कि पहले हम ये खत्म ही कर लें, क्योंकि इसमें चेतना और स्पर्श का हुआ नहीं है ये टॉपिक। तो अब ये स्टार्ट हुआ है तो मैं चाहता हूँ इसको कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद ही हम फिर किसी और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर्स नहीं है बाकी। जैसे यस डिस्ट्रीब्यूशन सर। है थोड़ा सा, सॉरी, कोरिलेशन थोड़ा सा है लेंदी। उसमें कई सारे क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे, लेकिन अदरवाइज चैप्टर्स बहुत लेंदी नहीं है। जैसे डिस्पर्शन बहुत लेंदी था, काफी दिन चला, ऐसे चैप्टर्स नहीं है। और जल्दी हो जाएंगे। इंडेक्स नंबर है, इसके बाद कोरिलेशन के बाद कोरिलेशन है। तो जितना टाइम हमने डिस्पर्शन में लगाया है अकेले, उतने उतने टाइम में आपका कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर दोनों हो जाएगा। फिर सर इधर से मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स एक टॉपिक रह रहा है आपका, इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम। वो तो मतलब सिमिलर सिमिलर से टॉपिक्स हैं उसमें, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। जी बताइए, कुछ बोल रही हैं आप? सर मेरा एग्जाम भी मार्च में है, तो अभी मतलब इतना मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस ये है कि आप ना थोड़ा रेगुलरिटी मेंटेन करें किसी तरीके से, क्योंकि आपकी छुट्टियां काफ़ी रहती हैं, तो मेक पर श्योर। अब तो कुछ होगा नहीं, अभी तो इस वीक में मेरा बर्थडे था, तो फिर मैंने मेरी लास्ट क्लास भी मिस हो गई थी। अब तो अच्छा, कुछ है नहीं ऐसा जिसमें मतलब लीव हो, क्योंकि एग्जाम्स भी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, चलें फिर, ठीक है। चले जी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले देखिए, आप में से अगर किसी ने डिमांड चैप्टर पढ़ा है ऑलरेडी, तो उसको इसे समझने में कोई खास डिफिकल्टी नहीं होने वाली। और इनफैक्ट जिन्होंने डिमांड पढ़ रखा है ना, उनको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी भी लगेगी कि ये वाला चैप्टर और डिमांड वाला चैप्टर दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं। और क्वेश्चन भी यहाँ पे इलास्टिसिटी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, वो तकरीबन वैसे ही सॉल्व किए जाते हैं जैसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सॉल्व करते हैं। तो कोई खास फर्क है नहीं कैलकुलेट। तो इलास्टिसिटी वाला टॉपिक तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। और थोड़ा इसमें बस ये है कि जब हम सप्लाई की बात करते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। चलें स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग।
ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग, एक सेकंड यार, ये कट क्यों रहा है नीचे से। एक सेकंड। सर आपने लास्ट क्लास में क्या कराया था? आपने क्लास क्यों नहीं करी थी स्पर्श? सर मैं घर पर नहीं था। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने पॉसिबिलिटीज ऑफ चेंजेस इन सप्लाई पे बात करी थी। सप्लाई में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, इसमें हमने एक्सपेंशन इन सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई पे डिस्कशन किया था। ओके सर। ठीक है, तो वो रिकॉर्डेड होगी वीडियो इसकी, आप उसको एक्सेस करके रिवाइज कर सकते हैं। एक बार देख लोगे तो ओके सर। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी हो जाएगा। और ओके अगर सर। प्रॉब्लम आएगी तो उसके बाद आप मेरे से बात कर लेना, देख लेंगे, अगर कुछ हो पाएगा तो कर देंगे। ये सारी इसकी अलाइनमेंट चेंज हो गई ना, इसलिए से प्रॉब्लम हो रही है। ओके, चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या मतलब होता है। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब है कि किसी कमोडिटी के प्राइस में एक पर्टिकुलर परसेंटेज का चेंज होने पे सप्लाई में जितने परसेंट का चेंज आता है उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। पहले इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आप लिटरल मीनिंग समझ लें कि इलास्टिसिटी टर्म का क्या मतलब है। तो इलास्टिसिटी टर्म का मतलब होता है सेंसिटिविटी या रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस या सेंसिटिविटी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। सेंसिटिविटी या रिस्पॉन्सिवनेस को हम इलास्टिसिटी कहेंगे। एक सेकंड। ओके, हाँ जी। तो इलास्टिसिटी टर्म का मतलब क्या होता है, या मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस या फिर सेंसिटिविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, किस चीज के रिस्पॉन्स की या किस चीज के सेंसिटिविटी के बारे में बात हो रही है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जाहिर है सप्लाई के सेंसिटिव होने की बात चल रही है। सप्लाई कितना सेंसिटिव है, ज्यादा सेंसिटिव है, कम सेंसिटिव। सप्लाई मतलब किसी कमोडिटी की जितनी क्वांटिटी सेलर बेचना चाहता है उसके बारे में बात चल रही है। तो सप्लाई ज्यादा सेंसिटिव है, कम सेंसिटिव है, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, जब भी हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं ना, कभी कभी भी जब डिस्कशन होगा सेंसिटिविटी का, तो हमेशा किसी न किसी चीज के कॉन्टेक्स्ट में सेंसिटिविटी कैलकुलेट होती है ना। जैसे हम कहते हैं कि यार ये बंदा बहुत सेंसिटिव है या ये मामला बहुत सेंसिटिव है, वो तो इसका क्या मतलब है कि भाई सेंसिटिविटी या रिस्पॉन्स जो आता है ना, वो किसी चीज के कॉन्टेक्स्ट में होता है हमेशा। क्लियर है? तो यहाँ पे भी हम सेंसिटिविटी की तो बात कर रहे हैं, किसके सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, सप्लाई कितना सेंसिटिव है इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन किसके कॉन्टेक्स्ट में ये चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में, कि प्राइस को लेके सप्लाई कितना सेंसिटिव। मतलब सर, मतलब ये कि अगर हम प्राइस में चेंज करते हैं, प्राइस में चेंज आता है, और अगर उसकी वजह से सप्लाई चेंज होती है, सप्लाई चेंज होती है, तो इसे हम कहते हैं सप्लाई इलास्टिक है।
विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, मतलब प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज होगी, तो सप्लाई प्राइस को लेके सेंसिटिव है, तो इसे कहा जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दिस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर सप्लाई प्राइस के चेंज होने की वजह से चेंज हो रही है, दिस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मतलब सप्लाई चेंज होना सप्लाई सेंसिटिव है ये इंडिकेट करती है। अगर सप्लाई पहले 100 यूनिट होती थी, सेलर पहले 100 यूनिट बेचता था, फिर वो 90 यूनिट सेल करने लगा, बाद में वो 180 यूनिट सेल कर रहा है, अगर उसकी सप्लाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है कि सप्लाई सेंसिटिव है। किसके कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो रही है? प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में, प्राइस की वजह से चेंज हो रही है, तो इसे कहेंगे सप्लाई इज इलास्टिक टू प्राइस, या सिंपली कह देंगे प्राइस इलास्टिसिटी। समझ आई बात? तो इस बारे में हम क्या बात करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम किस बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं कि सप्लाई प्राइस को लेके कितना सेंसिटिव है। कितना मतलब सर? कितना मतलब कि या तो सप्लाई प्राइस को लेके ज्यादा सेंसिटिव हो सकती है, या फिर कम सेंसिटिव हो सकती है। ज्यादा कम मतलब कि अगर प्राइस के चेंज होने पे सप्लाई पे ज्यादा फर्क पड़ता है, तो हम कहेंगे डिमांड सप्लाई हाईली इलास्टिक है। जैसे मान लीजिए प्राइस हमने सिर्फ 2% चेंज किया, 2% बढ़ा दिया रेट, 100 रुपए से 2% इंक्रीज कर दिया, 102 रुपए कर दिया, तो सप्लाई जो है वो सीधा 140 हो गई, 100 यूनिट से बढ़ के 140 हो गई। मतलब यहाँ प्राइस में सिर्फ 2% का चेंज आया, लेकिन सप्लाई में 40% का चेंज आता है। इसे कहते हैं सप्लाई प्राइस को लेके ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि प्राइस में आपने चेंज किया 2% का, लेकिन सप्लाई में चेंज हुआ सिर्फ 1% का। इसे कहते हैं सप्लाई प्राइस को लेके उसके बराबर सेंसिटिव नहीं, कम सेंसिटिव। अगर सप्लाई पे प्राइस का फर्क पड़ता है तो सप्लाई सेंसिटिव हो गई, मतलब सप्लाई इलास्टिक है, लेकिन इलास्टिसिटी ज्यादा या कम हो सकती है। हम इस टॉपिक में क्या करना चाहते हैं? हम वो इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि प्राइस की वजह से सप्लाई पे कितना फर्क पड़ेगा। अगर प्राइस हम एक पर्टिकुलर परसेंटेज चेंज करेंगे, तो सप्लाई पे कितना फर्क, मतलब सप्लाई कितना इलास्टिक है, कितना सेंसिटिव है, उस पर कितना इंपैक्ट आएगा। इसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये समझना जरूरी हो जाता है कि प्राइस इलास्टिसिटी टर्म का मतलब क्या है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या हो गया, समझ लो एक बार फिर से। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब है कि प्राइस में एक पर्टिकुलर परसेंटेज का चेंज होने पे सप्लाई में कितना चेंज होता है, उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। प्राइस में एक पर्टिकुलर परसेंटेज का चेंज होने पे सप्लाई में जितना चेंज आएगा, उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहेंगे। डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहाँ पे हम एनी फैक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ से ना आप इस टर्म को, इस एनी वर्ड को इग्नोर करेंगे। हम एनी के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं, हम प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं सिर्फ। तो ये हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर किसी भी फैक्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हो उसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हमारे सिलेबस में सिर्फ प्राइस का सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यही है, बाकी सारे फैक्टर के साथ सप्लाई को जोड़ के उसकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट नहीं करी जाएगी। हमारे सिलेबस का डिस्कशन का पार्ट नहीं है वो। अच्छा आगे चलते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई की डेफिनेशन देखो। व्हेन देयर इज अ परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी देन इट इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये मैं आपको बता रहा था अभी कि किसी कमोडिटी के सप्लाई में जितने परसेंट का चेंज आता है, प्राइस में एक सर्टेन परसेंटेज का चेंज करने पे उसे आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहेंगे। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, थोड़ी और बेटर हो जाएगी इसकी अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए, लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं कि हमने किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज किया, मान लीजिए 10% का, ठीक है। तो सप्लाई क्या होगी सर? जाहिर है सप्लाई भी चेंज होगी। अब सप्लाई जो है
मान लीजिए वो 30% चेंज हुई। 30% चेंज का मतलब सर, मान लो आपने प्राइस 10% बढ़ाया, 10% कीमत इंक्रीज करी, तो सप्लाई 30% बढ़ जाएगी। अगर ऐसा हुआ है तो हम इसे कहेंगे क्योंकि सप्लाई प्राइस की वजह से इन्फ्लुएंस हो रही है तो सप्लाई प्राइस इलास्टिक है। लेकिन इलास्टिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। हम जानना चाहते हैं सप्लाई प्राइस को लेकर कितना इलास्टिक है, कितना सेंसिटिव है। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, या फिर आप परसेंटेज चेंज इन सप्लाई भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब देखो, अगर हम प्राइस में 10% का चेंज कर रहे हैं और सप्लाई 30% चेंज हो रही है, इसका मतलब सप्लाई प्राइस को लेके 3 गुना सेंसिटिव है। इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। 3 का मतलब सप्लाई इज 3 टाइम्स सेंसिटिव टू द चेंज इन प्राइस। 3 टाइम्स सेंसिटिव होने का मतलब ये हो गया कि आप 10% चेंज करोगे तो सप्लाई 30% चेंज होगी। अगर आपने 20% चेंज कर दी कीमत तो आपकी सप्लाई 3 गुना चेंज होकर 60% चेंज आएगा उसमें। ये यही इलास्टिसिटी इंडिकेट करता है। ये जो वैल्यू है ना 3, ये क्या इंडिकेट कर रही है कि सप्लाई प्राइस के मुकाबले 3 गुना सेंसिटिव, मतलब आप प्राइस में जितना भी चेंज करोगे ना, सप्लाई में उसके मुकाबले 3 गुना चेंज होगा, 3 टाइम्स चेंज होगा। मतलब अगर 5% आपने चेंज किया प्राइस में, चाहे बढ़ाया हो या घटाया हो, आपकी सप्लाई कितना चेंज होने वाली है? 15%, 3 गुना, 3 टाइम्स। अगर आपने प्राइस बढ़ाया है 5% तो आपकी सप्लाई 15% बढ़ेगी। अगर आपने घटाया होता तो ये 15% घट जाती। तो बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है कि प्राइस में एक पर्टिकुलर परसेंटेज का चेंज करने पे सप्लाई में जितने परसेंट का चेंज होता है उसको ही हम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं ना, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का रोल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? रोल ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, किस काम आएगा? बता सकते हैं? ये काम आता है सेलर की सेंसिटिविटी, सेलर का रेस्पॉन्स, सेलर कितना सेंसिटिव है प्राइस को लेके, ये फाइंड आउट करने में। सेलर कितना सेंसिटिव है आपका, सेलर के लिए प्राइस कितना इंपॉर्टेंट है, ये जानने में आपकी मदद करता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लेट्स सपोज हम 2 सेलर की बात कर रहे हैं। एक सेलर है सेलर ए, वहीं एक सेलर है सेलर बी। ठीक है जी, 2 सेलर्स हैं। ए सेलर जब इसकी कीमत में जो कोई भी कमोडिटी ये सेल कर रहा है, सपोज दोनों एक ही कमोडिटी सेल कर रहे हैं मान लीजिए। अब मान लो दोनों ना एप्पल सेल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, खाने वाला एप्पल, ठीक है, चलाने वाला एप्पल नहीं, मोबाइल की बात नहीं हो रही है। तो मान लीजिए कीमत जितनी भी थी उसमें 5% का चेंज हो गया, कीमत 5% बढ़ गई। तो ये सेलर क्या करता है, ये सेलर ना अपनी सप्लाई 60% बढ़ा देता है। समझ रहे हैं बात? वहीं दूसरी तरफ जब इसकी कीमत में 5% इंक्रीज होता है ना, 5% इंक्रीज जब होता है कीमत में, दिस इज प्राइस, तो ये सेलर क्या करता है, ये सेलर अपनी सप्लाई बढ़ाता तो है लेकिन 30% बढ़ाता है। क्या मतलब हुआ सर इसका? मतलब ये कि दोनों लोग क्योंकि प्राइस के चेंज होने पे अपनी सप्लाई चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों ही सेलर प्राइस को लेके सेंसिटिव हैं। दोनों की सप्लाई प्राइस सेंसिटिव है, मतलब दोनों की सप्लाई प्राइस इलास्टिक है। ये तो क्लियर है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सेलर ए या सेलर बी कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है प्राइस को लेके, आप मेरे को बता सकते हो, विच सेलर इज मोर सेंसिटिव टू द चेंज इन प्राइस, सेलर ए और सेलर बी? which is more who is more sensitive to the change in price? बताइए कौन ज्यादा सेंसिटिव है? ए ज्यादा सेंसिटिव है, करेक्ट। क्यों ज्यादा सेंसिटिव है? क्योंकि प्राइस में जितना चेंज होता है ना, ये उसके अकॉर्डिंग सप्लाई में ज्यादा चेंज कर रहा है बी के मुकाबले। बी में जब प्राइस में 5% चेंज हुआ तो बी ने क्या किया, सप्लाई इसने भी बढ़ाई, लेकिन इसने सिर्फ सप्लाई 30% बढ़ाई है।
इसका मतलब दोनों ही प्राइस को लेके सेंसिटिव है, लेकिन सेंसिटिविटी की वैल्यू अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ना तो यहाँ आएगी 12। भाई 5% प्राइस बढ़ता है और 60% सप्लाई बढ़ती है, इसका मतलब इलास्टिसिटी 12 है, 12 टाइम्स सप्लाई बढ़ रही है, और यहाँ पे कितनी है 6 है। तो अगर आप देख लो, जाहिर है जिसकी वैल्यू इलास्टिसिटी की ज्यादा होगी वो ज्यादा सेंसिटिव है, जिसकी वैल्यू कम है वो कम सेंसिटिव है। इसकी 12 है, ये ज्यादा सेंसिटिव है, उसकी 6 है तो वो कम सेंसिटिव है, जाहिर है। दिस इज हाउ elasticity helps us to determine the sensitivity of seller with respect to price of the commodity कि seller प्राइस को लेके कितना सेंसिटिव है, ये इस तरीके से इलास्टिसिटी आपकी हेल्प करेगा ये जानने में। बताइए, ये क्लियर हो गया सब लोगों को इलास्टिसिटी टर्म का क्या मतलब है और इलास्टिसिटी का रोल क्या है? किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? डाउट सर। ओके चले फिर आगे चलते हैं। अब इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूं, एक बारी मैं आपको फॉर्मूला वापस से बताऊंगा, उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर कमोडिटीज 1.5 द seller sells 1000 units of the commodity at a price of rupees 4 per unit. How many units of the commodity will be sold at a price of rupees 5 per unit? इस क्वेश्चन में इलास्टिसिटी 1.5 गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया सेलर ना 4 रुपए के रेट पे 1000 यूनिट सेल करता था, 5 रुपए के रेट पे कितना सेल करेगा आपको बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन करने से पहले हम एक दो आसान इजी क्वेश्चंस करते हैं पहले, उसके बाद इस पे आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है क्या। वैसे तो मैंने अभी बताया ही आपको ऊपर, लेकिन वापस से एक दफा मैं लिख देता हूँ। देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले हो सकते हैं। फॉर्मूला वैसे एक ही है, दो तरीके से लिखते हैं उसको। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो इसका पहला फॉर्मूला जो है, या जिस तरीके से लिखा जा सकता है पहले फॉर्मूले को, वो है कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, या सिर्फ क्वांटिटी भी लिख सकते हैं या सिर्फ सप्लाई भी लिख सकते हो आप। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखते हैं, इसी फॉर्मूले का डेरिवेशन है वो, तो हम अभी फिलहाल डेरिवेशन में नहीं जाएंगे किस किस तरीके से ड्राइव हुआ। मैं आपको सीधा सीधा इसका दूसरा फॉर्मूला बता देता हूँ, इसी को किस तरीके से लिखा जाता है। तो इसी को दूसरे तरीके से लिखा जाता है, चेंज इन क्वांटिटी मतलब डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस यानी कि पी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, अब इसमें जिनको आइडिया नहीं है मैं बता देता हूँ कि डेल्टा क्यू का मतलब क्या है। इसमें डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी, और डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। और इसमें P का मतलब है ओरिजिनल प्राइस या इनिशियल प्राइस। ओरिजिनल और यू कैन से इनिशियल प्राइस, जिस रेट पे कोई कमोडिटी पहले बिक रही थी उसे हम इनिशियल प्राइस कहते हैं। और Q मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी या फिर इनिशियल क्वांटिटी। पहले जितनी क्वांटिटी सेलर सेल कर पा रहा था वो उसकी इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हुआ इसके दो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए किस तरीके से इलास्टिसिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। फिर हम इसके थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है खैर इसमें कुछ भी, लेकिन कंपैरेटिवली बेटर क्वेश्चन इसके मुकाबले, उस पर चलेंगे। तो
from in the following cases. Find price elasticity of supply. एक दो केसेस ले लेते हैं, इससे एक दो इजी क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद ढंग के क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको प्राइस और क्वांटिटी का डेटा दे रखा है। प्राइस 50, क्वांटिटी 5000 यूनिट्स। फिर प्राइस बढ़ के ये हो गया मान लीजिए 70 और क्वांटिटी हो गई 65, 100 यूनिट्स। दिस इज सिचुएशन 1, केस फर्स्ट। क्या ऐसे है? अरे यार पूरे डिलीट हो गया। आप लोगों ने नोट किया था ये क्वेश्चन? यस सर। कर लिया था ना? करा था या नहीं करा था? सर कर लिया था। कर लिया था ना, ठीक है। एक और लिख लो, केस सेकंड। डिलीट हो गया मेरे से ये बाई चांस। प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस 20, 20,000 यूनिट्स और फिर ये हो गया 16 और ये हो गया जी 14,000 यूनिट्स। चलिए ये दो ही केसेस कर लेते हैं पहले। देखिए पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे इलास्टिसिटी का। हम ये वाला फॉर्मूला, जब भी आपको चारों वेरिएबल्स दे रखे हैं ना, मतलब दोनों प्राइस दोनों क्वांटिटी दे रखी है, पहले वाली कीमत भी दे रखी है, पहले वाली क्वांटिटी भी दे रखी है, तो ज्यादा बेहतर है आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लें, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो बताइएगा, कोई मेरे को बताओ जरा, पहले वाले क्वेश्चन में केस 1 में क्वांटिटी कितनी थी? पहले 5000 थी शायद ना, और बाद में वो हो गई 6000। तो इसमें जो सर चेंज आ रहा है 6500। तो हम इसमें जो चेंज आ रहा है ना क्वांटिटी में, इसको कहते हैं डेल्टा क्यू। सर तो क्वांटिटी 6500 थी। 6500 थी, ओके 6500 थी। तो क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है उसको हम कहते हैं डेल्टा क्यू। क्वांटिटी में कितना चेंज है? 1500 का चेंज है, तो ये हो गया आपका डेल्टा क्यू। अच्छा, पहले प्राइस कितना था? प्राइस 50, 50 था और बाद में 60 हो गया ना, वो 70। 70 हो गया, ओके 70 हो गया। तो इसमें जो चेंज आ रहा है प्राइस में उसको कहते हैं डेल्टा पी। तो बताइए प्राइस में कितना चेंज है? 20 रुपए का। बस इन्हीं वैल्यूज को आप फॉर्मूले में पुट कर दो। डेल्टा क्यू मतलब 1500, डेल्टा पी मतलब 20। अब सर पी और क्यू की जगह क्या आएगा? पी और क्यू की जगह क्या आएगा? पी मतलब इनिशियल प्राइस, पहले वाली कीमत, और क्यू मतलब पहले वाली क्वांटिटी। तो पी की जगह आ जाएगा 50 और पहले वाली क्वांटिटी है 5000। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चले पहले इसको काटना शुरू करते हैं। ये देखो कट जाएगा, ये सही कट जाएगा। कितना बचेगा? नीचे आ गया जी 15 इंटू 5, 75 ऊपर, और डिनोमिनेटर में विल बी 100। तो मेरा ख्याल है 0.75 इज दी इलास्टिसिटी। यही आ रहा है आप लोगों का आंसर।
0.75 आएगा, आप एक दफा चेक कर लो। ये हम कर रहे यस सर, थे, यही है। दिस इज केस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, केस 2 पे आते हैं। केस 2 आप लोग करो, मेरे को बताओ क्या रहा आंसर। केस 2 आप लोग करिए और बताइए। केस 2 ये है, क्वेश्चन ये रहा। हो रहा है ना आयशा, कर रहे हो आप? चेतना, स्पर्श, कर रहे हैं सर। कितना आ रहा है? सर 1.5 आ रहा 1.5। है। 7,000 की जगह 6,000 आई। 7,000 की जगह 6,000 है। ठीक है, 1.5 आ रहा है आप लोगों का सबका स्पर्श। जल्दी बताओ। यस सर, 1.5 आ गया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है कि इस बार आपको इलास्टिसिटी की वैल्यू गिवन है। इस बार आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी नहीं है, इस बार इलास्टिसिटी इज गिवन। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें प्राइस और क्वांटिटी आपको गिवन है। पहले वाली कीमत, बाद वाली और नई वाली कीमत, इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल प्राइस गिवन है। ये कह रहे हैं कि 5 रुपए के रेट पे कितनी क्वांटिटी बेचेगा सेलर, ये बताइए आप। मतलब इसकी सेलर की सेंसिटिविटी का रेट दे रखा है आपको, 1.5 इलास्टिसिटी गिवन है इसकी। प्राइस 4 रुपए है, क्वांटिटी 1,000 है। 5 रुपए के रेट पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई करेगा, ये आपको बताना है। तो
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भैया फॉर्मूला तो सेम ही लगाओगे, फॉर्मूला वही डेल्टा वाला ही लगाएंगे हम, ठीक है। तो फॉर्मूले में फॉर्मूला लगेगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है। अब इसमें क्वांटिटी में कितना चेंज है ये आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि पहले वाली इनिशियल क्वांटिटी तो गिवन है, न्यू क्वांटिटी आपको गिवन नहीं है, तो ये छोड़ देते हैं ऐसे। लेकिन प्राइस में कितना चेंज है वो बता सकते हैं, डेल्टा पी आपको मिल जाएगा 1 रुपए, तो डेल्टा क्यू तो हम ऐसे ही छोड़ेंगे। सर मेरा डेल्टा आंसर पी 625 आ रहा है। 625 आ रहा है, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। और पहले वाली कीमत आपको 4 रुपए गिवन ही है, क्वांटिटी भी हमें 1000 दे रखी है, इलास्टिसिटी भी क्वेश्चन में 1.5 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जी 1500 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू डेल्टा क्यू, ठीक है, यही आएगा। मेरा ख्याल है यही आना चाहिए, हाँ जी। इसके बाद अच्छा, अब अगर हम इसको 1500 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 1500 डिवाइडेड बाय 4 वी विल गेट 375, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू 375 आ गई, ठीक है। अब डेल्टा क्यू का मतलब ये वैल्यू आपको मिल गई 375, ठीक है। तो अब आप ये तो फाइंड आउट कर ही सकते हो ना, क्या करेंगे बताइए, क्योंकि देखो प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है ना, तो क्वांटिटी में चेंज आया 375 का मतलब, तो क्वांटिटी बढ़ी होगी 375 या 375 यूनिट से घट गई होगी। बताइए चेतना, न्यू क्वांटिटी क्या होगी? सर 625। 625 होगी, तो कैसे निकालेंगे, न्यू क्वांटिटी इक्वल्स टू जो भी इनिशियल क्वांटिटी थी ना, जो भी इनिशियल क्वांटिटी रही होगी हमारी, उसमें हम प्लस करेंगे डेल्टा क्यू। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो इस क्वेश्चन में ये गिवन था कि प्राइस बढ़ रहा है, 4 रुपए से 5 रुपए हो रहा है, तो क्वांटिटी भी जाहिर है बढ़ी होगी, इसलिए 375 हम ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो 1000 में बढ़ रही है घट रही है वैसे, कीमत बढ़ रही है ना, तो आप दोनों का आंसर गलत क्यों है, 375 प्लस करेंगे 1375 हो जाएगा आंसर। चेतना, स्पर्श, बात समझ आ रही है? यस सर। मैंने कुछ गलत किया है क्या नायशा? सर मेरा तो 1375 आया। 1375 आया आपका भी। चेतना अभी समझ आ रहा है आपको, 625 नहीं आएगा? यस सर। सर मैंने डेल्टा क्यू की जगह पे 1000 माइनस एक्स रख दिया था। माइनस कर दिया था ना आपने, हाँ ठीक है। तो चेंज इन क्वांटिटी तो ऐसे ही निकालते हैं ना। माइनस क्यों रखेंगे आप लेकिन, बताओ। देखो पॉइंट ये ओके है सर, सर समझ कि गया। प्राइस, इसमें प्राइस बढ़ रहा है, देखो सप्लाई और डिमांड में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सप्लाई में प्राइस और क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, डिमांड वाले चैप्टर में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो क्योंकि यहाँ कीमत बढ़ी है तो क्वांटिटी में जो भी चेंज आया है इसका मतलब वो पॉजिटिव चेंज रहा होगा, अगर प्राइस घटा होता ना तो नेगेटिव चेंज आता है, रिड्यूस होता फिर ये, लेकिन क्योंकि प्राइस बढ़ा है इसलिए क्वांटिटी भी बढ़ी होगी ना 375 यूनिट से, इसलिए हमने इसको इंक्रीज करके ही लिखा है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हम कुछ और डिस्कस करेंगे इसमें। ये और कर लीजिए फटाफट से। At a price of rupees 10 per unit, a firm earns total revenue of 5,000. When the price rises rupees 15, the firm earns rupees 10,000 as total revenue. Calculate its elasticity of supply. सर 2। 2 आ गया आपका, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं अभी।
स्पर्श आपका कितना आ रहा है, चेतना कितना आ रहा है आपका? देखिए इसमें आपको क्वांटिटी तो गिवन है नहीं, और इलास्टिसिटी सप्लाई बगैर क्वांटिटी के निकलेगा ही नहीं, तो आपको पहले क्वांटिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि वो 10 रुपए पे कोई कमोडिटी सेल कर रहा है, 5,000 रुपये का उसका टोटल रेवेन्यू है। इसका मतलब उसका जो उसने कितनी क्वांटिटी सेल करी होगी, 10 रुपए के रेट पे कितनी क्वांटिटी सेल करी होगी 5,000 रुपये का रेवेन्यू अर्न करने के लिए 500, करेक्ट। तो क्वांटिटी निकालेंगे इसमें रेवेन्यू को रुपीज से डिवाइड करके, प्राइस से डिवाइड करके। तो 10 रुपए पे 500 यूनिट की डिमांड सप्लाई थी, फिर 15 रुपए के रेट पे इसकी सप्लाई कितनी हो जाएगी, वो 10,000 डिवाइडेड बाय 15 कर लो, 10,000 डिवाइडेड बाय 15 इट विल बी 666.66, सो 667 कर लीजिए इसे, ठीक है। राउंड ऑफ कर लेंगे ना, तो कुल मिला के आप ऐसे इस तरीके से कर लो कि अगर 10 रुपए के रेट पे 500 की सप्लाई थी और 15 रुपए के रेट पे 667 की सप्लाई है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना है? मुझे नहीं लगता कि 2 आएगा इसका आंसर। आप एक बार ही फिर से कैलकुलेट करके सर देखिए। मैंने गलती से 10,000 को 10 से ही डिवाइड कर दिया था। आपको लग रहा था कि वो क्वांटिटी, सर नहीं, मैंने अच्छा, हाँ समझ गया, ठीक है, मतलब सही थी अप्रोच, लेकिन आपने वैल्यू गलत ले ली। स्पर्श आंसर आंसर बताइए। जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे तुम लोग। चेतना हुआ, मैं करवाऊं क्या, बता दो। खत्म भी करना है यार ये चैप्टर आज। स्पर्श से यस और नो, हुआ या नहीं? सर 1 सेकंड। इतना टाइम क्यों लग रहा है? आपको समझ आ रहा है क्या करना है क्वेश्चन में? चेतना, यस सर, मैंने बीच में गलती कर दी थी। चेतना प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और बताइए, कर रही हैं आप, नहीं कर रही, हो रहा है नहीं हो रहा? यस सर कर सर रही 0.664। 0.664 आ रहा है। सर, मेरा 0.668 आ रहा है। मेरा भी 0.668। ठीक है, वो सही है, चलेगा। चलें फिर, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका प्लीज, और ये होमवर्क में कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये होमवर्क में करेंगे सर आप, ले लिया। ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी होमवर्क है आपका। सर डन। और चलें बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी में हम बात करेंगे कि देखिए अब हमें ये क्लियर हो गया कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ना बेसिकली सेलर के सेंसिटिविटी को इंडिकेट करती है कि सेलर कितना सेंसिटिव है, ज्यादा है कम है। जैसे अभी पीछे एक एग्जांपल लेके समझाया था ना आपको कि अगर 2 सेलर हैं, एक का इलास्टिसिटी जो है हमने निकाला 12 आ रहा था, एक का 6 आ रहा था, तो उससे हमें आइडिया लगा कि अच्छा बी सेलर जो है ना वो कम सेंसिटिव है, ए सेलर ज्यादा सेंसिटिव है। तो ये हमें क्लियर हो गया कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का रोल क्या है। वो बताता है आपको कि सेलर प्राइस को लेके ज्यादा सेंसिटिव है कम सेंसिटिव है, ये उसका काम है। लेकिन अब हमने क्या किया ना, सेलर की सेंसिटिविटी को भी हमने 5 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया। मतलब जाहिर है सेलर प्राइस को लेके अगर उसकी सप्लाई चेंज हो रही है प्राइस की वजह से, तो हम कहेंगे हाँ जी सेलर सेंसिटिव है। लेकिन सारे सेलर एक बराबर सेंसिटिव थोड़ी होंगे, सारे सेलर की सेंसिटिविटी अलग हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है ना। सेलर की सेंसिटिविटी प्राइस को लेके ज्यादा या कम हो सकती है। तो हमने क्या किया है ना, उसकी सेंसिटिविटी को कैटेगरीज में डिवाइड किया और 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। हमने कहा एक सेलर ना उसकी सेंसिटिविटी को आप 5 हिस्सों में कैटेगराइज करके समझ सकते हैं। एक सेलर प्राइस को लेके कितना सेंसिटिव है उसको हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं कि या तो वो प्राइस को लेके ज्यादा सेंसिटिव होगा, या कम सेंसिटिव होगा, या बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होगा। इस तरीके से हमने 5 कैटेगरीज
बना लिए कि कोई भी सेलर ना इन 5 कैटेगरीज में ही फॉल करेगा, समझ रहे हैं? कोई भी सेलर जो है इन 5 कैटेगरीज में फॉल करेगा, इसके अलावा किसी और कैटेगरी में नहीं होगा। उसे उन कैटेगरीज को हम कहते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी की कितनी डिग्रीज है, मतलब प्राइस को लेके सेलर कितना सेंसिटिव हो सकता है, उसको 5 हिस्सों में कैटेगराइज किया। तो पहली कैटेगरी है परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। देखिए इस पे ना हम डिटेल नोट्स नहीं बनाएंगे क्योंकि मैं नहीं, एकदम सिमिलर टॉपिक मैंने आपको डिमांड में करवाया हुआ है, इस पे मैं नोट्स नहीं बनवाऊंगा, आप यही समझ लेंगे। आप जो है इसको सेल्फ स्टडी करना है, आपके बुक में ये दिया हुआ होगा डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, वहां से आप रीड करोगे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जस्ट इन केस अगर आपको सेल्फ स्टडी करके भी प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ आता, तो फिर हम इसको क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि ये आसान टॉपिक है, मुझे लगता है आप आसानी से कवर कर सकते हो, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हम कुछ और टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा ब्रीफली ही डिस्कस करूंगा, मतलब मैं लिखवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा तो सब कुछ। तो देखिए प्राइस को लेके सेलर की जो सेंसिटिविटी है उसकी पहली कैटेगरी है परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है कि एक ऐसा सेलर हो सकता है जो प्राइस के चेंज होने पे सप्लाई में चेंज नहीं करता हो। लेट्स सपोज कि मान लीजिए किसी कमोडिटी की कीमत 10 रुपए थी और वो उस कमोडिटी के पहले 1000 यूनिट सेल करता था, ये सिचुएशन थी, लेकिन अभी उसकी कीमत 12 रुपए हो गई, उसकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, वो ज्यादा क्वांटिटी तब भी सेल नहीं कर रहा। कोई भी रीजन हो सकता है उसके पास रेयर आर्टिकल है, लिमिटेड एडिशन है, उसके पास स्टॉक की कमी है, वो प्राइस के बढ़ने पे भी सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहा, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन पॉइंट इज दैट प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई नहीं बढ़ रही। इसी तरीके से प्राइस अगर घट रहा है, 7 हो गया घट के, तो सप्लाई फिर भी उसकी घट नहीं रही है। अगर ऐसा है तो उसे कहते हैं प्राइस के चेंज होने का सप्लायर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब सेलर जो है प्राइस को लेके सेंसिटिव नहीं है, प्राइस से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्राइस इनइलास्टिक कहते हैं इसको। ये पहली कैटेगरी। यहाँ पे आप इलास्टिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, तो इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 आती। इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 क्यों आएगी? क्योंकि बहुत सिंपल है ना, प्राइस में तो आप चेंज कर रहे हैं, लेट्स सपोज 5% का चेंज हो रहा है प्राइस में, लेकिन क्वांटिटी में 0% का चेंज है। यही तो होता है ना फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, यही तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है। तो आप 0 डिवाइडेड बाय 5% करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। इसलिए इलास्टिसिटी की वैल्यू परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में 0 होती है। तो ये पहली कैटेगरी है। इसके अलावा एक और कैटेगरी है, इसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब है कि प्राइस में आपने जितना चेंज किया सप्लाई में उसके बराबर ही चेंज हो रहा है। मान लीजिए प्राइस और क्वांटिटी ये है, और प्राइस में आपने मान लो 20% का चेंज किया, मान लीजिए 10 रुपए से कीमत 12 रुपए कर दिया आपने, 20% बढ़ा दिया। सप्लाई में क्या हुआ? सप्लाई में भी उतना ही चेंज आया, मतलब मान लीजिए सप्लाई 500 यूनिट की थी पहले और 20% बढ़ गई, तो 500 का 20% कितना होता है? 100। तो पहले 500 थी सप्लाई, अभी 600 पे चली गई, इसका मतलब प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई में उसके बराबर का ही चेंज है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। इस केस में इलास्टिसिटी की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि प्राइस चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस करोगे ना, ऊपर भी 20 नीचे भी 20, तो आंसर विल बी 1। इसलिए इस केस में इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 आती है। ठीक है जी। इसके अलावा एक और कैटेगरी है, इसे कहते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक का क्या मतलब है सर? लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का मतलब है कि प्राइस में जितना भी चेंज हुआ उसकी तुलना में सप्लाई में कम चेंज आ रहा है। मान लीजिए कि ये प्राइस है, प्राइस में आपने 20% का चेंज किया, तो जाहिर है सप्लाई चेंज तो हो रही है, प्राइस के चेंज होने पे सप्लाई पे फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन सप्लाई पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, या प्राइस के मुकाबले प्राइस के बराबर का फर्क नहीं पड़ रहा। प्राइस में सप्लाई में लेट्स सपोज
19% का चेंज आया या 15% का चेंज आया या 10% का चेंज आ रहा है सिर्फ, या 5% का आ रहा है, या सिर्फ 1% का आ रहा है। अब देखो प्राइस में जितना भी चेंज है उसकी तुलना में सप्लाई में कम चेंज है, इसीलिए इसे कहते हैं लेस देन यूनिटरी। बराबर का नहीं है ना, यूनिटरी मतलब होता है बराबर 1, लेकिन सप्लाई में प्राइस के बराबर का चेंज नहीं है, प्राइस के मुकाबले सप्लाई में कम चेंज आ रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। इस केस में आप इलास्टिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो हमेशा आपको इलास्टिसिटी का आंसर, इलास्टिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 नजर आई। इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। समझ रहे हैं बात? जैसे आप फॉर एग्जांपल प्राइस में चेंज हुआ 10% और सप्लाई में चेंज हुआ सिर्फ 3%, इस तरीके से आप कैलकुलेट करो, क्या आएगा आंसर? 0.3 आएगा, कम आ रहा है ना, 1 से कम है, इसलिए लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कहते हैं इसको। एक और कैटेगरी है, दिस इज कॉल्ड ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। अब नाम से ही समझ आ रहा होगा आपको, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक का मतलब कि जहां पे सप्लाई में प्राइस की तुलना में ज्यादा चेंज आ रहा हो उसे ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कहेंगे। जैसे प्राइस में मान लीजिए सिर्फ 20% का चेंज हुआ और सप्लाई इसके मुकाबले ज्यादा चेंज हो गई, 30% चेंज हो गई, या 40% हो गई, या 50% हो गई, 20 से ज्यादा है बस 21% हो गई, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि प्राइस की तुलना में ज्यादा चेंज है सप्लाई में, इसलिए ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। और जाहिर है यहाँ पे इस सिचुएशन में आप जब इलास्टिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना तो आपको आंसर 1 से ज्यादा मिलेगा। इलास्टिसिटी इस केस में ग्रेटर देन 1 आई, ये इसकी खासियत है। लॉजिक भी है ना कि मान लीजिए प्राइस में चेंज हुआ सिर्फ 20% का और सप्लाई चेंज हो गई 50%, प्राइस की तुलना में ज्यादा, तो आंसर आपको कितना मिलेगा? 2.5, 1 से ज्यादा है, इसीलिए ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं इसको। ठीक है, एक और कैटेगरी है, ये लास्ट है क्योंकि मैंने बताया 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया सेंसिटिविटी को। तो एक कैटेगरी है ऐसे सेलर की जो जिनके प्राइस में चेंज नहीं होता लेकिन सप्लाई फिर भी चेंज होती है, इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब ये है कि मान लीजिए प्राइस तो अपनी जगह है, मान लो प्राइस है 0%, उसमें चेंज हो रहा है, 10 रुपए पहले भी कीमत थी, अभी भी 10 रुपए, लेकिन क्वांटिटी पहले से बढ़ गई, क्वांटिटी पहले 2000 थी, अभी बढ़ के मान लीजिए 3500 हो गई, या घट के 1000 हो गई। घटना बढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइस में चेंज नहीं है, प्राइस अपनी जगह रुका हुआ है, सप्लाई चेंज हो रही है, इसलिए हम इसको परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं कि प्राइस के चेंज होने, अगर प्राइस में थोड़ा भी चेंज होता है तो उसके मुकाबले बहुत ज्यादा चेंज होगा, या और कई दफा नहीं भी चेंज होगा तो भी ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है, इसलिए परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई की कैटेगरी में ये सिचुएशन आती है। और इस सिचुएशन में आप इलास्टिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, अब सोचो प्राइस में तो 0% चेंज आ रहा है और सप्लाई में कोई भी 10%, 20%, 50% चेंज आएगा, तो आप देखिए नॉमिनेटर में कोई पॉजिटिव नंबर है और डिनोमिनेटर में 0 है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 विल बी इंफिनिटी, राइट? इसलिए परफेक्टली इलास्टिक की सिचुएशन में इलास्टिसिटी की वैल्यू हमेशा किस में आती है? इंफिनिटी में आती है, इसलिए हम कहते हैं इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक की सिचुएशन में इलास्टिसिटी इक्वल्स टू इंफिनिटी रहेगा। तो ये 5 कैटेगरीज बनाई गई हैं एक सेलर की सेंसिटिविटी को कैटेगराइज करने के लिए। हमने ये 5 हिस्सों में उसकी सेंसिटिविटी को डिवाइड किया। हमने कहा एक सेलर प्राइस को लेके या तो प्राइस के बराबर ही सेंसिटिव हो सकता है तो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई है, उससे ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है प्राइस की तुलना में तो ग्रेटर देन यूनिटरी है, प्राइस की तुलना में कम है तो लेस देन है, प्राइस का सप्लाई पे फर्क ही नहीं पड़ता तो परफेक्टली इनइलास्टिक है और अगर प्राइस अपनी जगह रहे लेकिन फिर भी सप्लाई चेंज होती रहती है, इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरीज हैं, मैंने आपको इस पर डिटेल नोट्स नहीं लिखवाए हैं, ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ना एक दफा बुक, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, TRJNV के और संदीप गर्ग, जो भी उसमें आपको इस पे डिटेल नोट्स मिल जाएंगे, आप एक बार देखना, अगर पढ़ के समझ आ जाता है अच्छी बात है, नहीं आता तो इसके बारे में हम अगली क्लास में भी डिस्कशन कर लेंगे। वैसे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा और अगली क्लास का एजेंडा हमारा अलग रहेगा, वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, प्रोबेबली स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि अभी हम माइक्रो कर ही रहे थे,
तो स्टैट से कोरिलेशन पॉसिबली स्टार्ट करेंगे। तो मेक श्योर कि आप ये वाला टॉपिक एक बार सेल्फ स्टडी करके देख लो, कोई डाउट होगा तो अगली क्लास में उसको रिजॉल्व कर देंगे। चलें, बस आज के एपिसोड में इतना ही, आज इतना ही करेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। स्पर्श, चेतना, नायशा, कुछ कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, अदरवाइज वी विल लॉग आउट। सर क्लियर है। चलें, No थैंक यू doubt. सो मच, आज के लिए इतना ही, बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय सर।